नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आज आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कारवा। आज हम आए हैं सुपौल ज़िला के पिपरा प्रखंड अंतर्गत लक्ष्मीपुर गांव में। और सुपौल ज़िला बिहार के उस ज़िले में से गिनती आती है जहां पे अवसर से ज़्यादा आपदा की गिनती होती है। और इस आपदा के बीच में अवसर को प्रदान करने वाले आज हमारे बीच में किसान हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? संतोष कुमार जी हैं और उनसे हम बातचीत करने आए हैं कि आपदाओं के बीच में अवसर की तलाश और आत्मनिर्भरता के बहुत बड़ा प्रेरणा के लिए बहुत बड़ा यहाँ एक मॉडल तैयार किया है इन्होंने। तो आज हम बात करते हैं इनसे, इनके इस एग्रीकल्चर फार्मिंग सिस्टम पे और फिश फार्मिंग सिस्टम पे। तो सर, ये स्टार्टिंग कब आपने करी है? 2020 में दिसंबर में मैं काम शुरू किया। दिसंबर में काम किया आपने? सॉरी 2019 दिसंबर में। अच्छा, तो इसमें आपका मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस फील्ड में पहले से है या फिर नए स्तर से काम कर रहे हैं आप? नहीं, मैं पहले से एजुकेट हूँ। पहले से इस फील्ड में जी। तो ये सर पूरा जो क्षेत्रफल है आपका, ये कितने एरिया का है? 12 एकड़। 12 एकड़ का। तो पहले आप जो फिश फार्मिंग का सेटअप है या ये जो आपका एग्रीकल्चर वाला सेटअप है, दोनों एक साथ स्टार्ट किए या अलग अलग किए? और जो मत्स्य विभाग के अधिकारी हैं उनका क्या समर्थन रहता है? आते हैं वो लोग, बराबर आते हैं, जो भी होता है वो मतलब उनकी तरफ से समर्थन रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। अभी इसमें कौन सा मछली का उत्पादन कर रहे हैं? हम कंपोजिट फिश कल्चर करते हैं, कतला, रोहू, मृगल, जो IMC होता है जी, इंडियन मेजर कार्प, एक्जोटिक कार्प और साथ में पंगेसियस। अच्छा, सबका करते। उत्पादन की जो उपलब्धता है हमारे क्षेत्र में, जहाँ पशुपालन के लिए हमारा क्षेत्र अभी नया है, बिहार नया ही कहेगा क्योंकि आंध्रा इसके लिए बहुत ज़्यादा उत्कर्ष उत्पादन करता है। तो बिहार में इसके उत्पादन की जो क्षमता है वो कितनी है? आपके फार्मिंग का जो अनुभव है वो हमको बताएं आप। देखिए, उत्पादकता जो है बहुत अच्छी है यहाँ का जी, लेकिन सबसे यहाँ समस्या हो जाती है कि विंटर में, ठंडी के मौसम में जो है मछली का ग्रोथ नहीं होता है जी। तो मोटा मोटी जो है 3 से 4 महीना जो है बिल्कुल यहाँ ग्रोथ नहीं होता है जी। उसके चलते आंध्रा से यहाँ, आंध्रा की तुलना में यहाँ फार्मर मार खा जाता है। थोड़ा सा कम होता है? थोड़ा सा नहीं, बहुत कम होता है। अच्छा, नहीं तो उत्पादकता यहाँ पर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यदि फुल्ली डेवलप कर लेता है आदमी। तो ये जो भी मछली का आपने नाम बताया, मतलब एक पहले सबसे पहला एक कोई नाम लीजिए जो मछली का उत्पादन आपके यहाँ सबसे ज़्यादा और अच्छा ग्रोथ हुआ हो। हमारे यहाँ रेहू का भी ग्रोथ बहुत अच्छा है। रेहू का ग्रोथ तो कितने दिन में ये कितने ग्राम का हो जाता है? रेहू का तो जैसे हम लोग जब स्टंटेड सीड यूज करते हैं जी, जैसे कि हम 100 ग्राम या 150 ग्राम तक का सीड यूज करते हैं जी, तो 6 महीना में वो किलो साइज बन जाती है। और क्या रेट में उसकी बिक्री होती है? यहाँ जो है के रूप में अगर 200 सवा 200 रुपया जो है फार्म से बिक्री हो जाता है। एक मतलब फार्म से उठा के ले जाते हैं, तो यहाँ कोई टेंशन नहीं, बेचने की कोई झंझट ही नहीं? कभी कभी होती है जब बहुत हैवी बारिश होती है सब जगह बाहर, जब मार्केट बंद हो जाता है? नहीं, मार्केट बंद होने से नहीं, तो छोटी छोटी मछली जब बाहर निकल, अच्छा, ओपन फील्ड में आदमी को मिलने लगता है, नदी में, तालाब में, सब चीज़ में, तो उस टाइम में थोड़ा कोसी का जब प्रकोप हमारे यहाँ बढ़ता है उस स्थिति में, उस टाइम में थोड़ा मार्केटिंग का स्वाभाविक है कि नेचुरली अगर कोई चीज़ मिलता हो तो फिर खरीद के तो लोग खाएंगे नहीं, उस टाइम में प्रॉब्लम बढ़ता है। अच्छा, इसमें जो मतलब दाने का और खाना और चारा का जो सिस्टम है वो क्या है और आपका क्या कॉम्बिनेशन है? जो ग्रोथ का आपने कैलकुलेशन बताया उसके आधार पर वो होता है कि मतलब फीडिंग रेशियो आप पूछ रहे हैं जी। फीडिंग रेशियो मोटा मोटी 1 केजी फीड मछली को तैयार करने में 1.5 से लेके कभी कभी यदि बैड मैनेजमेंट रहता है तो 2 केजी तक फीड खर्च होता है। कितने दिन में? 6 महीना में? हाँ, जितना मतलब 1 केजी को तैयार करने में, 1 केजी मछली तैयार करने में 1.5 केजी का फीडिंग यस आपका खपत होता है। यदि बहुत अच्छा मैनेजमेंट 1.5 केजी कितने दिन में आपका खपत हो जाता है? मतलब रोज़ का अगर कैलकुलेशन करें तो कितना प्रतिशत दाना, 100 ग्राम 50 ग्राम, एक एवरेज बता दीजिए। ठीक है, जैसे कि मछली का साइज यदि 250 ग्राम में रहता है तो हम बॉडी वेट का 4% फीड देते हैं जी, ठीक है। वही यदि आधा केजी का हो जाता है तो 3% देते हैं। 3%। आधा केजी से ऊपर किलो का साइज रहता है तब 2% देते हैं। ठीक है। और ये जो एरिएटर आपने लगाया है इसका क्या फ़ायदा होता है मछली पालन में? सामान्यतः हम देखते हैं अपने एरिया में जो मछली पालन या उत्पादन होता है उसमें एरिएटर सिस्टम तो लगाया नहीं जाता है। नेचुरली जो सिस्टम होता है उसी से उत्पादन लेने की कोशिश की जाती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एरिएटर लगाने के बाद का जो आपका अनुभव है उसके उत्पादन की वृद्धि में वो कितना ज़्यादा
फायदेमंद? एरिएटर लगा देने के बाद हमें स्टॉकिंग डेंसिटी सीधे डबल कर देते हैं, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो इसको पर डे कितने घंटे चलाना पड़ता है? देखिए वो क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। अच्छा यदि क्लाउडी इन्वायरमेंट रहता है तो ज़्यादा चलाना पड़ता है, जी। यदि अच्छा धूप है तो दिन में बिल्कुल नहीं चलाते हैं। अच्छा, धूप ज़्यादा रहने पर इसकी ज़रूरत नहीं होती पड़ती है, क्योंकि मछलियाँ जो होती है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज करती है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस धूप रहने के बाद प्लांक्टन इसमें रहता है जी। प्लांक्टन जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन का लेवल उसमें बढ़ेगा, बढ़ जाता हाँ। तो हमको एरिएटर चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा। जब क्लाउडी इन्वायरमेंट रहता है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो उस स्थिति में, क्योंकि गर्मी में जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाता है, हम लोग फीड देते हैं उसको, डाइजेशन भी ज़्यादा होता है। जैसे गर्मी का मौसम रहता है, धूप अच्छा रहता है तो फीडिंग भी ज़्यादा होता है। जैसे आज देखिए कि हम फीड जो दिए तो प्रॉपर ढंग से नहीं खाया क्योंकि दिन भर क्लाउडी था। वही यदि पूरा धूप रहता तो देने के 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इसका जो एक पोखर है जिसका कि ये लेंथ कितना में होगा टोटल स्क्वायर में अगर हम देखें तो? ये जो है आपको मोटा मोटी 1.25 एकड़ में है। 1.25 ज़मीन के अंदर की गहराई? हाँ, डेप्थ हम 6 फीट करते हैं। 6 फीट? 5 से 6 फीट पानी का लेवल हम मेंटेन करते हैं। अच्छा, तो मतलब अभी जो आने वाला गर्मी है, जो आपका एक्सपीरियंस है उसके आधार पर पूछेंगे कि इसमें पानी का अभाव भी होगा? बिल्कुल अभाव होता है, हम हमेशा पानी बाहर से डालते हैं। और 6 फीट जो डेप्थ है उसका फ़ायदा क्या होता है? देखिए, यदि बहुत ज़्यादा नॉर्मली फार्मर यहाँ क्या करता है, जैसे अभी देखिए वहाँ पर रेलवे का लाइन बन रहा है जी, तो बहुत आदमी क्या करता है कि ज़मीन है भाई मिट्टी बेच देता है उसको, 10 फीट 12 फीट 15 फीट काट लो तुम। तो बहुत ज़्यादा यदि पानी का डेप्थ रहता है तो उसमें सनलाइट जो है नीचे तक पेनिट्रेट नहीं करता है। अच्छा। जिसके कारण उसमें फोटोसिंथेसिस कम होगा। सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करेगा तो एनिमल का एक्टिविटी भी कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। दूसरी बात क्या होती है कि अब हम लोग जैसे है कि तालाब को हर 2 साल या 3 साल पर सुखाना होता है। यदि उसको ड्राई कर देते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो जाता है, क्योंकि जितना भी गैस रहता है सब कुछ, जितना जर्म्स रहता है सभी सनलाइट में बाहर निकल जाता है। सनलाइट में उसकी कैपेसिटी ठीक हो जाती है। और यदि बहुत डेप्थ है तो कल्चर होगा उसमें भी, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यदि कभी उसको ड्राई करना चाहेंगे तो वो संभव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का वाटर जो है 10 फीट 12 फीट के बाद जो है पानी निकलने लगता है। तो हम पानी बाहर निकालेंगे तो उसमें से कभी सूखा नहीं पाएंगे, नहीं सूखा पाएंगे। ये सब समस्या उसमें होती है। अच्छा। दूसरी बात कि अब जैसे बारिश का मौसम है, मेरा 6 फीट है, बहुत ज़्यादा 1 फीट और बढ़ जाएगा तो 7 फीट पानी रहेगा, तो हमको हार्वेस्टिंग करने में असुविधा नहीं होती है। वही यदि बहुत ज़्यादा डेप्थ है तो हार्वेस्टिंग में भी असुविधा होगी जी। यही सब समस्या होती है, सब समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरा चीज़ आपके यहाँ देख रहे हैं कि आपने फार्म के मतलब फिशिंग फार्मिंग के बीच में जो आपका महार है, हम लोग अपनी भाषा में कहें तो महार है, बिल्कुल, और इस पे आपने ज़्यादातर पपीता, नींबू और भी बहुत सारी चीज़ों का हम चारों रोपण कर सब्जी का भी खेती किए हुए हैं। अच्छा। लेकिन इस बार क्या हुआ कि आंधी जो आई, इसका क्या पर्पस है? ये आज सिर्फ खेती के लिए कर रहे हैं या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं? नहीं, देखिए अब है क्या कि हमारे पास स्टाफ है, सब कुछ है, मछली को चारा दिया जी, उसके बाद दिन भर क्या करेगा वो, तो इस सब में हम उपयोग कर लेते हैं तो कुछ निकल जाता है उसके खर्च के लिए भी। साथ ही साथ उसमें जो होता है बांध का सफाई वगैरह सब होते रहता है। काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट इन्होंने कर रखा है। 5-7 तालाब का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है इन्होंने, और तालाब के महार पे जो किनारा होता है उसके साइड से पपीता का पौधारोपण इन्होंने किया है। पपीता के अलावा परवल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, झींगा है, झिंगली है, लगभग बहुत सारी चीज़ें हैं। तालाब के बीच में ऑक्सीजन लेवल को ऊपर करने के लिए इन्होंने एरिएटर जो मशीन आता है जो पानी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, उन्होंने भी लगा रखा है। और लगभग 7-8 तालाब इन्होंने बनवा रखा है, और सभी पे सरकार की मैक्सिमम सरकार की तरफ से जो 50% की सब्सिडी होती है वो सारा लाभ इनको मिल चुका है, और सरकार की तरफ से भी बहुत सारी मदद इनको दी जा चुकी है। तो कहने का मतलब है कि आत्मनिर्भरता का और एक बहुत ही अच्छा मॉडल इन्होंने तैयार किया है कृषि के क्षेत्र में। और इस पे हमें और हमारे जो बिहार के लोग हैं या हमारे जो किसान भाई हैं और हमारे जो यहाँ नवयुवक युवा हैं जो बेरोज़गार हैं और रोज़गार का रोना रो रहे हैं, बेरोज़गारी का रोना रो रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी और प्रेरक चीज़ है। तो हमारा निवेदन है कि वो एक बार यहाँ आए और संतोष कुमार जी है, इनसे बहुत कुछ सीखें, और सीखने के बाद उनको करें और अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा पाएँ।
मिला जुला के देखें तो आत्मनिर्भरता का बहुत बड़ा परिचय इन्होंने तैयार किया है और जिस मुकाम पे ये यहाँ इस उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं उसमें सरकार की भी बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि सर का कहना है कि मैक्सिमम जो तालाब हमने खुदवाया है उस पे हमने बिहार सरकार की तरफ से सब्सिडी भी पाया है। तो सर कितना सब्सिडी है इस पे और किस कैटेगरी से आप हैं? कैटेगरी वाइज सब्सिडी बिहार में तो मिलता है, तो कितना सब्सिडी है इस पे? देखिए पर हेक्टर जो है यूनिट कॉस्ट इसका होता है 9 लाख रुपया, 9,40,000 रुपया। तो उसमें 4,70,000 रुपया सब्सिडी मिलता है। मतलब मिला जुला के एवरेज कहें तो 50% के आसपास। और इसको लेने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त तो नहीं करना पड़ा? देखिए परेशानी तो होती है, थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है, लेकिन विभाग का सपोर्ट तो रहा होगा। हाँ सपोर्ट रहा, सब्सिडी आप ले लिए। और इसके अलावा सरकारी लाभ के आधार पे देखो तो बिजली विभाग का भी जो बिजली विभाग फ़ायदा है वो भी अब बहुत अच्छा, क्योंकि इसका जो यूनिट चार्ज है वो बहुत ही न्यूनतम है। सरकार की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत सुविधा हमको बिजली के कारण हुई है। और यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव मतलब 1/4 से ज़्यादा, 1/4 से भी बहुत 90% सब्सिडी है। मतलब 10% की लागत पे आप बिजली से कृषि के नाम पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं। मैक्सिमम एरिया में महार का जो एरिया है उसमें सर ने पौधारोपण किया है जिसमें कि ज़्यादातर पपीता का पौधा लगाया हुआ देखते हैं। कौन सा नस्ल सर ब्रीड है पपीते का? सर रेड लेडी करके आता है। रेड लेडी करके। और ये मतलब जो यहाँ पे स्टाफ है उनके मैनेजमेंट में देख रेख करने के लिए, उनकी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए आपने ये किया और इससे जो उत्पादन होगा उसको आप मार्केट में सेल करेंगे। दूसरा चीज़ है कि आपके उस साइड देख रहे हैं कि पॉली हाउस भी लगा हुआ है, तो उसमें आप क्या खेती कर रहे हैं अभी? देखिए पॉली हाउस इस बार मार्च में ये हमको हैंड ओवर किया है जी। और उसमें हम टमाटर का खेती किए थे एक ठो में, बाकी दूसरे में शिमला का, लेकिन आंधी आने के कारण ये थोड़ा डैमेज हो गया जिसके कारण वो टमाटर बर्बाद हो गया है। और इसमें भी जो है, इसमें अभी शिमला लगा रहे हैं। उधर जो सेडनेट है उसमें शिमला लगा हुआ है, लेकिन उसका भी देखिए ऊपर में जो है पूरा वो फट गया है। और ये अभी कंपनी के मेंटेनेंस के अंडर ही है, 5 साल तक उसको 5 साल का मेंटेनेंस है। तो हम लोग विभाग को लिख चुके हैं जी, और जब तक आ जाए वो लोग इसका मरम्मत करने के लिए। तो मेनली हम शिमला और टमाटर, ये 2 चीज़ का उत्पादन। ये शिमला मिर्च का जो नस्ल है ये कौन सा नस्ल का आप उत्पादन दे रहे हैं? अभी तक हम सिंजेंटा कंपनी का इंदिरा वैरायटी आता है ये, उसको लगाते हैं। अच्छा, ये मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सजेशन पे लगा रहे हैं या आप खुद के एक्सपीरियंस पे लगा रहे हैं? नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस पर लगा रहा हूँ। अपने एक्सपीरियंस पे। एक्चुअली आपको कृषि से ज़्यादा, इससे पहले जो एक वैरायटी लगाया था मैं, तो उसका फलन वगैरह अच्छा नहीं आया जी। तो उसके बाद इसको लगाया मैं, सिंजेंटा का इंदिरा वैरायटी जो है। तो इसका देखते हैं फलन कैपेसिटी और फल का साइज भी अच्छा है। हम आए हैं सर के यहाँ फिश फार्मिंग के अलावा जो दूसरा क्षेत्र है इनका कृषि का, उसमें जो सरकार के तरफ से कुछ अनुदान के तहत पॉली हाउस लगाया गया है और पॉली हाउस के अंदर इनके द्वारा शिमला मिर्च की खेती की जा रही है। तो आज सर से जानते हैं कि शिमला मिर्च की खेती कैसे, क्या है इसका उत्पादन क्षमता और कितनी फ़ायदे में है, और सरकार का जो अनुदान का प्रक्रिया है वो कितना सरल था और उसका कितना फ़ायदा हुआ। तो ये सर, ये जो पॉली हाउस है इसमें सरकार की तरफ से क्या सपोर्ट मिला आपको? सेडनेट से क्या है? सेडनेट है। सेडनेट है, ठीक है। उधर वाला पॉली हाउस था, ठीक। तो इसमें 75% सरकार से अनुदान मिलती है, 25% किसान को देना होता है। मतलब 25% किसान को देना होता है, 75% की लागत सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में मिलता है। मतलब वो सरल रहता है या फिर वो ज़्यादा? नहीं, इसमें उतना क्रिटिकल नहीं है, नहीं मिल जाता है, मतलब आसानी से दे दिया जाता है। और ये जो अभी आप कर रहे हैं शिमला मिर्च की खेती, तो ये कौन सा नस्ल है? ये सिंजेंटा कंपनी का इंदिरा वैरायटी है। जेंटा कंपनी का सिंजेंटा कंपनी का इंदिरा वैरायटी। इसकी उत्पादन क्षमता क्या होती है? मतलब एक पौधा में अगर हम बात करें, एक पौधा में 4 kg, कितने दिनों में ये फलन स्टार्ट हो जाता है? फलन तो बिचरा गिराने के अप्रोक्सीमेटली 75 to 90 डेज में। जर्मिनेशन खुद करते हैं या प्लांटेशन करते हैं? मैं खुद भी लगाता हूँ और एक बार हमको विभाग से भी मिला है पौधा।
तो लगभग और ये 4 केजी जो आपने बताया है एक पौधे से उत्पादन होता है, तो ये कितने दिनों के अंतर हो जाता है? 6 महीना में 4 केजी। मिला जुला के ये कितना एकड़ में आपका ये है? हाफ एकड़ में, मतलब 10 कट्ठे में, अपने लोग के भाषा में कहे तो 10 कट्ठे में। और 10 कट्ठे का मतलब हो गया कि कितना उत्पादन टोटल हो जाएगा? मोटा मोटी 4000 पौधा लगता है। तो ये जो शेड नेट कहा आपने ना, शेड नेट के अलावा मिर्ची के ऊपर भी अनुदान होगा? नहीं, मिर्ची के ऊपर नहीं है। कहा जा सकता है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत बड़ा मॉडल आपने तैयार किया है और बहुत ज़्यादा प्रेरणा के स्रोत हैं इस एरिया के लिए, जहां आपदाओं के नाम पे बहुत सारा रोना रोया जाता है, बेरोज़गारी के नाम पे बहुत सारा रोना रोया जाता है। उस क्षेत्र में एक छोटे से एरिया में हमको लग रहा है कि बहुत छोटा सा गांव का एरिया है और उस एरिया में आपने इतना बड़ा मॉडल स्टार्ट किया है। तो सर टोटल लागत आपका यहाँ कितना है? टोटल इन्वेस्टमेंट अगर बात करें तो यहाँ पर कितना है? अभी तक मेरा मोटा मोटी 1 करोड़ रुपया जो है यहाँ इन्वेस्टमेंट यहाँ 1 करोड़ रुपया लागत है। और ये पहली साल है आपकी, और अभी तक में मछली से कितना आपने निर्यात करके कितना आपने बेनिफिट लिया? तो निकलना शुरू ही हुआ है। अच्छा, अभी तक निकाले नहीं हैं। देख रहे हैं आपकी यहाँ पे सारी सुविधाएं और सारी जानकारी इनसे हमने लिया है। फिट है कितना बेनिफिट की बात है, और जिस एरिया में ये कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है कि इस एरिया में इस तरह का बिज़नेस का एक मॉडल तैयार करना, और मॉडल के बीच में अपना जो एक अपना इनका अनुभव है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं और बहुत सारी जानकारी इनके पास है। उस आधार पे अगर आप भी चाहें तो रोज़गार का रोना ना रोके, इनसे प्रेरणा के लिए आप इनके फार्म को विज़िट कर सकते हैं और इनसे बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। तो सर आप अगर आपके यहाँ कोई फार्म ऐसा मतलब मॉडल के लिए कोई आता है पूछताछ करने, कोई युवा या कोई ऐसे प्रेरक आते हैं, तो आपकी तरफ से क्या मदद मिलेगा उनको? मैं बतलाता हूँ, जो भी आते हैं मैं उनको सारी बात बताता हूँ। अच्छा लगा सुन के कि सर की तरफ से कॉर्पोरेशन का बहुत बड़ा भाव रहता है और ये पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे, जैसे मछली पालन में भी बहुत सारे किसान, आपको सोखपुर जानते होइएगा? जी जी, सोखपुर में भी 4-5 किसान कर रहे हैं, शुरू कर दिए हैं। अच्छा, आपको बेलोखरा में करना शुरू कर सर की तरफ से लगता है कि बहुत सारे किसानों का फार्मर था वहाँ, यहाँ है मल्हनी के बगल में पंचायत है, बरवारी है सर जी, वो भी पहले बहुत डरते थे, तो फिर हमको एक दिन बुलाया कि सर कैसे करें, सब बात बताने के बाद अभी भी बहुत अच्छा वो भी कर रहे हैं। तो हमारे तरफ से जो भी आते हैं हमारे पास, हम उसको बिल्कुल कॉपरेट करते हैं। सर ने जैसा कहा कि सर की तरफ से कॉपरेशन पूरा रहता है और ये इनका ज़्यादातर कोशिश रहता है कि यहाँ के युवा या यहाँ के जो किसान है वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर में, फिशिंग फार्मिंग में या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ लें। उनके लिए ये सारी प्रक्रियाओं से उनको रूबरू करवाते हैं और ज़्यादातर उनको फ़ायदे पहुँचाने के लिए ये भरसक कोशिश करते हैं। सारी जानकारी हमने दे रखी है और जो भी सुझाव या कमेंट्स वर्ग में जो भी पूछना है, मैं सर का भी नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा और अपना नंबर है मेरा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप अपने जानकारी के लिए पूछताछ कर सकते हैं और हमारे सुझाव के लिए आप वहाँ पे कुछ सजेशन भी भेज सकते हैं। नमस्कार।